हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि ए बी ए सी परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखाएं हैं और हमें बोला कि ए बी सी से वक्र की किसी भी स्पर्श रेखा पर डाले गए लंबों की क्रमशः लंबाई P1 P2 तथा P3 है। तो P2 P1 P3 है, समांतर श्रेणी में है, कायम है, हमें ये बताना। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। सबसे पहले हमें जो भी गिवन है हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें बोला कि एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम यदि हम ड्रॉ करें तो ये कर्व हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ से होके जा रहा है, मान लीजिए। ठीक है, और हमें बोला गया है कि ये स्पर्श रेखाएं ए बी तथा ए सी परवलय स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, किसी ए से स्पर्श रेखा खींची गई है। ये एक स्पर्श रेखा होगी, एक स्पर्श रेखा हम मान लेते हैं ये होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है जो कि ए से हमने खींचा है। तो एक ए बी हो जाएगी, एक ए सी हो जाएगी। अब हमें बोला है ए बी तथा सी से वक्र की किसी भी स्पर्श रेखा पर पॉइंट ए बी सी से किसी भी स्पर्श रेखा पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः P1 P2 और P3 है। ठीक है, मतलब इससे कोई भी स्पर्श रेखा, जैसे एक स्पर्श रेखा ये है। ठीक है, एक स्पर्श रेखा कुछ ये ही है, ये ही एक स्पर्श रेखा है। तो इस पे परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे तो ये हो जाएगा। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे तो ये हो जाएगा। जो किसी भी स्पर्श रेखा पे बोला है तो ये हो गया। ठीक है, अब हमें बोला है कि ए से यदि आप बना रहे हो तो इसे हम P1 नाम दे रहे हैं, बी से बना रहे हैं तो P2 और सी से बना रहे हैं तो इसे हम P3 नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये काय में है हमें बताना है, समांतर में है, गुणोत्तर में है, हरात्मक में है, किसमें। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं, आपको ये पता होगा कि यदि ये वाला पॉइंट हम मान लें कि वक्र पे कोई पॉइंट है तो इसे हम मान सकते हैं ए टी वन का स्क्वायर और ए टू ए टी वन ये होता है। सेम यदि बी पे टच करे और सेम सी पर भी टच कर रही है तो हम इसे मान लेते हैं ए टू का स्क्वायर और टू ए टी टू। ठीक है, अब जब ये दोनों स्पर्श रेखाएं मतलब बिंदु जो कर्व पर हैं वो ये दोनों हैं, तो स्पर्श रेखा इन पर बनने वाली स्पर्श रेखा क्या होगी जो कि ए से ड्रॉ की जा रही है। तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आपको याद होगा, ए टी वन ए टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, यही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें टेंजेंट फॉर्म पता होगा। टेंजेंट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू में एम एक्स प्लस ए अपॉन में एम, जहाँ पे एम क्या है, स्लोप। ठीक है, कोई भी टेंजेंट हम मान लेते हैं जो कि इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी, किसकी टेंजेंट, पैराबोला की टेंजेंट इसी इक्वेशन से निकल जाएगी। अब हम निकालते हैं, यदि हम देखें कि हमें क्या बोला है, P2 P1 P3, तो सबसे पहले हम P1 ही निकाल लेते हैं, या P2 निकाल लो पहले, ज़्यादा है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमने P1 निकाल लिया, P1 डिस्टेंस निकाल रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस ही है ये। अब सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू में हो जाता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है जहाँ पे x1 और y1 क्या है, x1 और y1 किसी पॉइंट से जिससे आपको डिस्टेंस निकालनी है लाइन की। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक, अब हमें P1 निकालना है, P1 निकालना है, P1 निकालना है, इसका मतलब P से P1 ए से डाली गई जो कि इस पॉइंट पे है। ठीक है, अब ए से डिस्टेंस मतलब ए का पॉइंट ये है, और हम लाइन क्या मान लें, लाइन हमने ये मान ली कि कोई टेंजेंट है जिसपे हम निकाल रहे हैं, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, इससे ही निकाल लेते हैं सारी हम। ठीक है, ये मान लिया हमने, हम मान लेते हैं इसकी जो होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें कि मल्टीप्लाई करें हम P1 के लिए, तो m हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, m के साथ हो जाएगा ए टी वन टी टू का माइनस, ये इस तरफ आएगा तो माइनस में आएगा, ताकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के जैसे बन जाए ये। तो b मतलब माइनस का वन,
माइनस का 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टी वन प्लस टी टू के साथ, और प्लस में आ जाएगा ए बाय एम। अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में आएगा एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब एम का स्क्वायर प्लस का 1, यही आ जाएगा। ठीक है। अब तो यदि हम सॉल्व करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि P1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? P1 इक्वल टू में हो जाएगा, हम देख लेते हैं यदि इससे कुछ कॉमन निकल जाए तो। या आप एक काम करें, हम यहाँ से एलसीएम मतलब कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन भी निकाल सकते हो आप, कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यदि कॉमन निकालें हम तो यहाँ a है, यहाँ m है, और यहाँ a बाय m। तो क्यों ना हम a बाय m कॉमन निकाल लें। ठीक है। अब a बाय m कॉमन निकालें हम ऊपर न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे बचेगा m। a तो कॉमन निकल गया, t1 t2। अब हमने m मतलब डिवाइड किया है, तो हमें m का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m स्क्वायर माइनस। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलना चाहिए, चेक कीजिएगा। ठीक है। अब a कॉमन निकल चुका है, मतलब m नहीं है, हमने m को कॉमन निकाल लिया, तो m t1 प्लस t2। जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे m से m कैंसिल, a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहीं आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है। और ये अपॉन में है रूट में एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। इसको और फर्दर देखें हम सॉल्व, तो ए वाई एम तो बाहर आ गया है, ये आप मॉड में ले सकते हो क्योंकि पॉजिटिव ही होता है। अब एम स्क्वायर टी वन टी टू माइनस एम टी वन टी टू प्लस 1, कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है ये। ठीक है। तो हम चाहें तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, एम स्क्वायर बिल्कुल, टी वन टी टू, लेकिन ये तो रूट में आ जाएगा। यदि हम सबका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यदि हम इन सब का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये हो जाएगा एम स्क्वायर टी वन टी टू माइनस माइनस एम टी वन, ये माइनस का है, एम टी वन माइनस एम टी टू प्लस का 1 अपॉन रूट में एम स्क्वायर प्लस 1 ए वाई एम। अब यहाँ से हम एम टी वन है, ये एम टी टू है, और ये प्लस का 1। ठीक है। यदि हम चाहें तो यहाँ इन दोनों से, यदि हम एम टी वन, यहाँ पे क्या है, एम टी वन है, एम टी वन से हम चाहें तो इन दोनों से तो कुछ कॉमन निकल सकता है, एम कॉमन निकल सकता है, टी वन माइनस टी टू, और इससे तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। यदि हम इन दोनों से देखें तो एम टी वन कॉमन निकल जाएगा। ठीक है। और कितना बचेगा? टी टू माइनस का 1 बच जाएगा, लेकिन यहाँ से टी टू माइनस 1 बच नहीं रहा है। हमें तो क्या करना है, ऐसा कॉमन निकालना है जो दोनों में सेम आ जाए। तो यदि हम ना एम टी वन कॉमन निकालें तो कितना बचेगा देखते हैं। यदि हम एम, क्योंकि एम टी टू प्लस 1 है, एम टी वन यदि हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे कितना बचेगा, एम टी टू माइनस का 1 बच जाएगा। और यहाँ से माइनस का 1 यदि कॉमन निकाल लें तो एम टी टू माइनस का 1 बचेगा बिल्कुल। तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा, एम स्क्वायर प्लस 1 है ये। ठीक है। तो इसे हम एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ए बाय एम। ये हो जाएगा एम टी टू माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा एम टी वन माइनस 1 अपॉन में एम स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये बच गया। अब हम सेम इसके लिए P2 की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, P3 की निकाल लेते हैं, तो सेम तरीके से निकलेगी वो भी। ठीक है। तो चेक करते हैं हम, यदि हम P2 डिस्टेंस निकालें, P2 डिस्टेंस निकालें तो P2 के निर्देशांक हमें पता होना चाहिए। P2 B से आ रहा है तो ए टी वन स्क्वायर रखना है हमें, और 281 रखना है किस पे, इस पे वाई स्क्वायर इक्वल टू में, सॉरी वाई इक्वल टू में एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू में एम एक्स प्लस ए वाई एम। इसे चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस ए वाई एम इक्वल टू में 0। ठीक है। हमें किससे निकालना है, ए टी वन का स्क्वायर 281। तो पी टू ऐसे दे दिया है नाम हमने। अब हम निकाल लेते हैं, तो m का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टी वन स्क्वायर से, माइनस
281 का मल्टीप्लाई प्लस ए बाय एम अपॉन में रूट में वही एम का स्क्वायर प्लस का 1। तो P2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? P2 इक्वल टू में यदि हम यहाँ से देखें, Pt1 कॉमन निकाल लें हम, या एक काम करते हैं, ए बाय एम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा एम का स्क्वायर हो जाएगा, ये T1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए कॉमन निकल चुका है। तो अब ए बाय एम इसलिए निकाल रहे हैं हम ताकि एक स्टैंडर्ड फैक्टर्स मिल जाए हमें, ठीक है, इसलिए। तो आप ए अकेला कॉमन निकालते तो भी निकल जाता, क्योंकि एम आखिर में नीचे लिखना ही पड़ता ना हमें। देखो एलसीएम लेते आप, ए सभी में है, ए कॉमन निकाल लेते हैं, एलसीएम लेते एन स्क्वायर होता। तो वहीं तो लिख रहे हैं हम, ए तो कॉमन निकल गया। तो आप जैसे करना चाहो कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे बता दिया तो ऐसे ही करना है। रीजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखें यहाँ पे 281 है। अब 281 है तो यहाँ से एम तो है नहीं, पर एम को कॉमन निकाला है, तो एम T1 बचेगा प्लस का 1 बचेगा अपॉन में रूट में एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हम नीचे नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे लिख लेते हैं, P2 इक्वल टू में ए अपॉन में एम। ठीक है, एम स्क्वायर T1 है, तो यहाँ से एम T1 यदि हम कॉमन निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ तो हमें इजीली दिखाई दे रहा है कि यदि हम इसे चेक करें ऐसे, तो एम टी वन का स्क्वायर है 2 mt1 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर। क्या आपको ये कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा है कि इसको हम यहाँ ही कर लेते हैं, P2 इक्वल टू में ए बाय एम, फिर ये एम टी वन माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, अपॉन में रूट में एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेम हम P3 निकाल लेते हैं। अब P3 कितना है? P3 इक्वल टू में हो जाएगा, ये 281 था, तो डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं इसके लिए ए T2 का स्क्वायर और 2a T2 के लिए। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं? P3 निकाल रहे हैं। ये P से 3 की डिस्टेंस परपेंडिकुलर, जो कि ये कोई भी कर्व स्पर्श रेखा थी, हमने वो मान ली परपेंडिकुलर वाली। अब यहाँ पे देखें हम, तो ए बाय एम है, समझाने के लिए बताया था कि ये परपेंडिकुलर वाली मान लेंगे तो क्या होगा, बाकी कोई भी एक मान लेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये ए बाय एम बाहर निकाल लिया हमने। अभी एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो आपको। तो एम ए T2 का स्क्वायर माइनस 2a T2 प्लस का ए बाय एम। तो क्या ये सिमिलर दिख रहे हैं? बस T1 और T2 का फर्क है। तो क्या मैं डायरेक्टली इसे P3 को ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा, यदि ए एम कॉमन आ जाए तो ब्रैक, इसको मॉड में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये बन जाएगा एम T2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट एम स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब हमें देखना है P1 P2 P3 को कंपैरिजन करना है कि ये किसके जैसा दिख रहा है। तो यदि हम चेक करें, यहाँ पर हमें दिख रहा है T2 माइनस 1 PT1 माइनस 1, और यहाँ पे हमें एक में PT1 माइनस 1 दिख रहा है, एक में PT2 माइनस 1 दिख रहा है, एक में MT1 माइनस 1, एक में MT2 माइनस 1, दोनों का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें कुछ इस टाइप से दिख रहा है? यदि हम P2 और P3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये रूट P1 के इक्वल हो जाएगा? चेक कीजिए। ठीक है, यदि हम ऐसे करें तो क्या ये रूट P1 के इक्वल हो जाएगा? P2 इंटू P3 रूट में P1। चेक करते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे मान लेते हैं कि P1 कितना है? P1 है आपका, देखिए, यदि हम P2 और P3 का मल्टीप्लाई कर दें, P2 और P3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? ये A अपॉन में M का स्क्वायर हो जाएगा, और MT1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में मल्टीप्लाई होगा तो ये तो स्क्वायर होगा, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है,
ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एम टी वन माइनस वन होल स्क्वायर, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, एम टी टू माइनस वन का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, और ये रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस का वन आ जाएगा। ठीक है, और रूट के अंदर है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये क्या निकला हुआ है, ये हम देखें तो ये निकला है पी वन इंटू में पी, पी टू इंटू में पी थ्री, पी टू इंटू में पी थ्री निकला हुआ है ये। ठीक है, तो अब यदि हम इसको कंपैरिजन करें पी वन से, पी वन कितना था, ये था ए बाय एम, और एम टी वन माइनस वन, एक बार एम टी टू माइनस वन अपॉन में रूट में एम स्क्वायर प्लस वन। क्या आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि अब पी वन का स्क्वायर इक्वल टू में पी टू मल्टीप्लाई पी थ्री रहा होगा। ठीक है, तो यदि हम स्क्वायर रूट हटाएं तो पी वन इक्वल टू में रूट पी टू मल्टीप्लाई पी थ्री हो जाएगा, प्लस माइनस में होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये कंडीशन किस पे अप्लाई होती है, पी टी वन एम टी वन की, जब पी वन बीच में आए इनके, तो हम जीपी में कब बोले, जी एम निकला हुआ है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मतलब जो बीच में आता है, इसका मतलब पी वन बीच में आएगा, यहाँ पे पी टू हो सकता है, यहाँ पे पी थ्री हो सकता है, तो ये इस तरीके से होगा, इसका मतलब ये जीपी में है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि पी टू पी वन पी थ्री जो होंगे वो जीपी में होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन यदि आपने नहीं पढ़ा तो वो क्या होता है, यदि ज्योमेट्रिक मीन होता है ए बी सी, यदि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th में पढ़ा होगा तो थोड़ा सा पता होगा कि यदि पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं तो एपी बनता है, लेकिन पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीपी बनता है। अब यदि ये जीपी में है तो बीच वाली टर्म जो होगी वो तीन टर्म के लिए जीएम का काम करेगी ज्योमेट्रिक मीन के लिए, इसका मतलब बी इक्वल टू में क्या होता है, रूट में ए सी हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस फॉलो होती है जीपी में, तो यहाँ कंडीशन भी यही फॉलो हो रही है कि पी वन इक्वल टू में पी टू इंटू पी थ्री, तो ये जीपी में हो जाएगा, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, गुणोत्तर श्रेणी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, अब ये समांतर श्रेणी क्यों नहीं है, ये हरात्मक श्रेणी श्रेणी क्यों नहीं है, और ये समांतर गुणोत्तर श्रेणी क्यों नहीं है। यदि आप ये देखोगे तो आपको मतलब क्लियरिटी आ जाएगी हरात्मक श्रेणी क्या होती है, यदि आप सीक्वेंस सीरीज वाला टॉपिक पढ़ लोगे तो ये आपको समझ में आएगा। बाकी ये डायरेक्टली हमें दिख रहा था गुणोत्तर है तो हमने उसी को लगा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।